कहीं ना कहीं परभक्षण पढ़ रहे थे हम लोग, परभक्षण को खत्म भी कर चुके थे। फटाफट रिवाइज करते हैं कि क्या चीज़ें था। तो परभक्षण में हम लोग किसका लक्षण देख रहे थे? परभक्षी का। परभक्षण हमें समझ में आ गया था कि जो भाई मारता है वो क्या कहलाता है? परभक्षी कहलाता है। जिसको मारा जाता है वो क्या कहलाता है? पोषक कहलाता है। ठीक है, या तो प्रे वगैरह होस्ट वगैरह बोलते हैं। उसके बाद हमने परभक्षी का जब लक्षण देखा तो पहला लक्षण क्या था कि ये पोषकों की संख्या का नियंत्रण करता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी एक क्षेत्र में जहाँ पर कहीं ना कहीं परभक्षी भी मिल रहे हैं और उसके पोषक भी मिल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पोषक की संख्या क्या होगी? नियंत्रित होगी, क्योंकि इनको खाने वाले होंगे। ठीक है, ये समय अनुसार क्या करेंगे सर? जनन करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। और यदि इनको कोई खाने वाला ना हो, यानी कि कोई ना कोई अगर परभक्षी वहाँ पर न मिले, जिसके पश्चात क्या हो जाएगा बच्चा? इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो परभक्षी मिलेंगे वहाँ पे तो इनकी संख्या को क्या करेंगे? कंट्रोल रखेंगे। दूसरा क्या था कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का संचार करने का सलनाल बनाते हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक खाद्य श्रृंखला है। देखो हर जगह पे एक अपनी खाद्य श्रृंखला होती है। क्या हो गया जी? गले में खराश टाइप का। हर जगह पे जैसे इकोसिस्टम हम लोग देखे हैं। इकोसिस्टम का मतलब क्या था? इकोसिस्टम एक ऐसा जगह जहां पर सजीव और निर्जीव दोनों एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं सर? क्रिया करते हैं। तो वही क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। ये इकोसिस्टम बड़ा से बड़ा हो सकता है, छोटा से छोटा हो सकता है। ये बात भी हम लोग कर चुके थे। तो हर एक इकोसिस्टम में क्या होता है कि एक कहीं ना कहीं कम से कम एक तो खाद्य श्रृंखला मिलेगा ही। ठीक है, अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सर अगर उस खाद्य श्रृंखला में बढ़िया से अगर देखें तो जो पोषक हैं वही परभक्षी भी हैं, जो परभक्षी हैं वो पोषक भी हैं। और यदि उनमें से किसी एक को भी हटाया जाए, वहाँ की खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमने क्या बोला कि खाद्य श्रृंखला जो है उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी कि ए खाएगा, सॉरी ए बी के द्वारा खाया जाता है, यानी कि बी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ए से मिलती है। सर बी को खाने वाला अगर सी है तो इस सी को ऊर्जा कहाँ से मिला? सर बी से मिला। तो ये क्या हो रहा है सर? ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। अगर बीच में से एक को भी हटाएंगे तो ऊर्जा का जो ये स्नाल है, ठीक है, या सन्नाल है, जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तीसरा बिंदु था कि भाई जातीय विविधता को बनाए रखते हैं। ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल भी दिया था हमने जातीय विविधता को बनाए रखने वाली बात पर। तारामीन वाली बात थी ना कि सर एक हमने कहीं ना कहीं स्टार फिश थी उसको हटा दिया, उसके हटाने की वजह से कहीं ना कहीं लगभग 10 प्रकार की और जातियां गायब हो गई। इसके पीछे का रीज़न था कि कहीं ना कहीं जो आपका तारामीन थी, जो स्टार फिश थी, वो एक तरीके का क्या था? परभक्षी था। वो ऐसे जीव जंतुओं को वहाँ पर मार रहा था जो कहीं ना कहीं दूसरे जीव जंतुओं को प्रभावित कर रहे थे। याद है एग्जाम्पल में दिया था कि सर ई जो है ये ए बी सी डी सबको खा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो स्टार फिश है वो स्टार फिश इन सभी को तो खा ही रही थी, उल्टा इसको भी खा करके नियंत्रित कर रही थी। यानी कि ई की संख्या कंट्रोल थी, इसलिए ये सब भी बचे हुए थे। अगर ई की संख्या अचानक बढ़ने लगे तो ई क्या करेगा सर? इन सबको मार करके खत्म कर देगा। और ई को कंट्रोल करने वाला कौन था? स्टार फिश था। हमने वहां से स्टार फिश को हटा दिया, अब ई की संख्या का नियंत्रण कोई नहीं कर रहा है, जिस कारण से ई की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। और ई की बढ़ती हुई जनसंख्या क्या करेगी? दूसरी जातियों को प्रभावित करेगी। तो वही बात है कि अगर किसी क्षेत्र में परभक्षी मिल रहे हैं और यदि वो परभक्षण कर रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं वहां अगर परभक्षण उनका बंद हो गया तो उसकी वजह से दूसरी जातियों पर क्या आएगा? असर आएगा। अगला था, यहीं पर हमने कल छोड़ा था कि परभक्षी विवेकी होते हैं। इसका मतलब देखो, हालांकि हर जगह में देखोगे तो ये विवेकी शब्द हर जगह पर लागू होगा कि भाई जो परभक्षी होते हैं वो चालाक होते हैं। ठीक है, अपने शिकार को कहीं भी छिप करके मार सकते हैं ये। तो इन सब जगह पर हम विवेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट इसके लिए तैयार करिए जो संबोधित करे कि परभक्षी जो होते हैं वो विवेकी होते हैं। विवेकी का मतलब समझाया था इंग्लिश में, क्या होता है? प्रूडेंट। ठीक है, क्लेवर, चालाक। अब ये शब्द जो है ना यहाँ पर इसलिए आया है, देखना ध्यान से समझना। सर एक जंगल है और इस जंगल में कहीं ना कहीं परभक्षी मिल रहे हैं। परभक्षी की जगह पे सीधा सीधा लिख देते हैं सर शेर मिल रहा है, ठीक है, और हिरन मिल रहा है। अब ये बताओ, क्या ये शेर एक साथ में 2-4 दिन या एक दिन में ही सारे हिरन को मार देगा क्या? नहीं, वो इतना विवेकी है, उतना जानकार है, इतना चालाक है, इसको पता है कि अगर हमने एक बार में एक दिन में सारे के सारे हिरन को निपटा दिया ना तो कुछ दिन के बाद खाने के लिए हमको कुछ बचेगा
नहीं, वो क्या करते, थोड़ा थोड़ा मारते। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मारते हैं मतलब कि सर जितनी ज़रूरत है उनको खाने की उतने को मारेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। और यहाँ तक कि ये भी जानते हैं कि क्या करेंगे सर, जनन करेंगे। तो जनन करेंगे तो इस हिसाब से उनका इस्तेमाल करते हैं कि आने वाले समय में इस पोषक की कमी ना हो परभक्षी को। बात समझ में आया? तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कह देते हैं कि जो परभक्षी होते हैं वो विवेकी होते हैं। लाइन समझ में आया? मान लो कि हम शेर हैं तो सब लोग हिरन है, एक ही बार में नहीं सबको निपटाएंगे, रोज एक को मारेंगे। बात समझे? इसीलिए चलो अब एक और चीज है कि सर परभक्षी से बचने के लिए शिकार क्या करेगा भाई? कुछ करेगा या फिर ऐसे ही कहेगा ले भाई आजा खा जा? कुछ तो करेगा ना। ठीक है, तो परभक्षी से कैसे बचा जा सकता है या कुछ कुछ जीव कैसे अपने आप को बचाते हैं, वो सब बातें देखिए। सबसे पहला मेंढक और कीट की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं सर, छद्मावरण करते हैं, कैमोफ्लेज बनाते हैं। ये छद्मावरण का होता है, रंग बदलना ही नहीं होता है स्पेशली। हालांकि कह सकते हो कि इसमें मुख्य रूप से कहीं ना कहीं क्या आता है, रंग बदलना आता है, लेकिन इसका मतलब होता है ना कि अपने आप को जिस वातावरण में आप हैं उस वातावरण में कुछ इस तरीके से ढाल लेना कि आप उस वातावरण में घुल जाओ, मिल जाओ, पता ही ना चले। ठीक है, सपोज स्नाइपर का नाम सुने हो? स्नाइपर क्या होते हैं? स्नाइपर है तो काहेला सुन लेती हो ऐसा नाम है? किसी ने नहीं सुना स्नाइपर? कोई बात नहीं। कमांडोज, पैरा कमांडोज, ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ना, चाहे जो स्नाइपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर से गोली चलाते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, कमांडो हो गए या पैरा कमांडो हो गए, तो वो जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े इस कदर इस कलर के हो जाते हैं ना कि वो जंगल में ही रहेंगे, आपकी आंखों के सामने रहेंगे बट आपको दिखाई नहीं देंगे। उन्होंने अपने कपड़े का रंग, ढांचा, डिजाइन ऐसा बनाया हुआ है कि वो जंगल के साथ घुल मिल जाएगा। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? छद्मावरण। यानी कि एक ऐसा आवरण पहन लेना जो कुछ समय के लिए आपको वहां के वातावरण में छिपा दे, पता ही ना चले। ठीक है, अब सोचो कि सर एक शिकार आ रहा है, ठीक है, एक शिकारी भी आ रहा है। कुल मिला जुला के कहने का मतलब कि सर वहां पर शिकार भी है, शिकारी भी है। शिकारी क्या करेगा सर? शिकार को मार देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये शिकार चाहे तो अपने आप को बचा सकता है, कुछ तरीके अपनाएगा, जिसमें से सबसे पहला तरीका क्या है? छद्मावरण। ठीक है, देखो मेंढक रंग नहीं बदलते, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि सर मेंढक की कुछ ऐसी प्रजाति है जिन्होंने इवोल्यूशन किया। जैसे मान लो कि एक ऐसे टापू पे रह रहे, एक ऐसे इलाके में रह रहे जहाँ का ज़्यादातर रंग क्या है? लाल है। अब मेंढकों ने क्या किया सर? अपने अंदर रासायनिक परिवर्तन किया और उनका रंग धीरे धीरे कैसा हो गया? लाल हो गया। अब बताओ कि वहाँ उस जगह में छिप जाएंगे कि नहीं छिप जाएंगे? अब उनको शिकारी खोज पाएगा क्या? नहीं ना। क्या ये अपनी सुरक्षा कर रहे हैं क्या परभक्षी से? बस वही बात। ठीक है, कुछ कीट भी ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं सर? रंगीन हो जाते हैं, अपने रंग में परिवर्तन कर लेते हैं। तो इतना सब कुछ याद रहे ना रहे, ये याद रखिएगा कि छद्मावरण। छद्मावरण का मतलब जिस परिवेश में रह रहे हैं उस परिवेश में अपने आप को इस कदर ढाल लेना कि आसपास में कोई भी अगर परभक्षी हो तो आपको पहचान ना पाए। एक देखो मुनार्क तितली है, इनका नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मुनार्क तितली। ठीक है, तितली तो सभी लोग समझते हो। अब ये मुनार्क तितली बड़ी टेस्टफुल लगती है, हमें नहीं, पक्षी को। ठीक है, इस मुनार्क तितली का टेस्ट जो है पक्षी के लिए बहुत लाजवाब। अब सर अगर पक्षी खाती रहे तो धीरे धीरे मुनार्क तितली क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्या मैं इस पक्षी को कह सकता हूं कि सर ये परभक्षी है? ठीक है, और ये जो मुनार्क तितली है ये कौन है सर? पोषक है। चलो अब यही तो हम देख रहे हैं कि पोषक अपने आप को कैसे बचा सकता है परभक्षी से। धीरे धीरे क्या किया इस मुनार्क तितली ने? अपने अंदर लाया चेंज। ठीक है, अब ये चेंज कैसे आया सर? इवोल्यूशन से आया, विकास से आया, धीरे धीरे आया होगा। ठीक है, और इसने अपने अंदर कुछ ऐसे केमिकल बना दिए ना, कुछ ऐसे रसायन बना दिए जिस वजह से अब इतना उसका ज़्यादा टेस्ट गंदा हो गया है कि पूछो ही मत। चिड़िया खाएगी तो थू, नहीं खाएगी अब चिड़िया उसको। हाँ समझे? हाँ अरे भाई देखो क्या करना है, पक्षी खा रही है किसको? मुनार्क तितली को। अब भाई हमें ये समझना है कि परभक्षी से पोषक अपना बचाव कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, क्या सारे के सारे मुनार्क तितली ने कर लिया होगा इवोल्यूशन? नहीं भाई। ठीक है, लेकिन जिन्होंने किया, जहां पर जैसे मान लो कि कोई एक इलाका है, क्या मुनार्क तितली मान लो हर जगह मिल रही होगी?
ठीक है, जहाँ जहाँ मिल रही है, अब जहाँ पर उसको पक्षियाँ क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा खा रही है, तो वहाँ के क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्या किया उन्होंने, इवोल्यूशन किया, अपने अंदर कुछ ना कुछ विषैला रसायन बना दिया अपने अंदर कि अब उसको खाने के बाद उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। अब क्या करेंगी पक्षियाँ, उसको खाएंगी नहीं खाएंगी सर, छोड़ देंगी। तो कुल मिला जुलाकर ऐसा भी कह सकते हो कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने अंदर विषैले रसायन बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो ये क्या चीज़ है सर, 25% कीट जो होते हैं पादप भक्षी होते हैं। इसका मतलब कि अगर मैंने कह दिया कि सर 100 कीट मिल रहा है, इस 100 कीट में से 25 को ऐसा होगा जो किसको खाएगा, पादप को खाएगा। अब समझे, तो वही मतलब है यहाँ पे कि लगभग 25% जो आपके कीट होते हैं वो पादप भक्षी होते हैं। अब तो सर अगर कीट है पेड़ पौधे को खाएगा तो पेड़ पौधों की संख्या को कहीं ना कहीं क्या करेगा सर, गड़बड़ाएगा। अब पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, पोषक बन जाएंगे, वो कीट क्या हो जाएगा सर, परभक्षी हो जाएगा। तो पेड़ पौधे भी अपना बचाव करते हैं क्या, बोलो, पेड़ पौधे भी अपना बचाव करते हैं सर, बिल्कुल बचाव करते हैं। पेड़ पौधे भी अपने आप को रूपांतरित करते हैं, जिसमें से आपको पहले से पता है सर कैक्टस। ठीक है, अब कैक्टस पे सर कीट भी लग जाते हैं, जीव जंतु भी लग जाते हैं। ठीक है, अब सोचो कि जिस दिन कैक्टस अभी रूपांतरित नहीं हुआ है सर, कैक्टस एकदम हरा भरा ऐसे दिख रहा है, इसमें पत्तियां वगैरह दिख रही, क्या लगता है गाय भैंस आके खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा इसको? ठीक है, इसको कौन आके खाएगा जी, कोई नहीं खाएगा सर, चारों तरफ कांटा ही कांटा है। तो इस पौधे ने अपने आप को सुरक्षा देने के लिए परिवर्तन किया अपने अंदर। चलो, ओपनसिया सर कैक्टस की एक प्रजाति है, उसको कैक्टस कह लो, एक दूसरे को क्या कहते हैं, ओपनसिया। इन दोनों में क्या परिवर्तन आता है सर, कांटे के रूप में परिवर्तन आता है, इसके अंदर कांटे बन जाते हैं। डन। आगे कैलोट्रोपिस। अब ये कैलोट्रोपिस जानते हो क्या करता है सर, अपने अंदर, कैलोट्रोपिस को खाने वाले भी कीट ही हैं, ठीक है, अपने अंदर क्या करता है सर, एक ऐसा केमिकल बनाता है जिसको कहते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अब कार्डियक शब्द सुना सुना सा लग रहा है सर, कार्डियक वर्ड जो है ये छाती से संबंधित कोई भी रोग होता है या कि हमें पढ़ाई करना होता है, जैसे इस चेस्ट में हृदय पाया जाता है, हमारा लंग्स पाया जाता है, फेफड़े पाए जाते हैं जिनको लंग्स बोलते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी पढ़ाई करना हो तो क्या बोलते हैं सर, कार्डियक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी कि ये कार्डियक किससे जुड़ा हुआ है, आपके इस सीने से जुड़ा हुआ है। सर ग्लाइकोसाइड का मतलब क्या होता है, एक केमिकल, एक रसायन। तो याद रखना कि इस कैलोट्रोपिस ने अपने अंदर एक ऐसा केमिकल बनाया है जो सर विषैला है, खतरनाक है, और वो क्या करता है कि कार्डियक से संबंधित रोग पैदा करता है। सीधा सीधा आप कहो सर हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक, ठीक है, किसने किया सर, कैलोट्रोपिस ने किया। कैलोट्रोपिस ने अपने अंदर ऐसा चेंज लाया कि अब उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल बन गए हैं कि जो भी परभक्षी इनको खाएगा सीधा अटैक कहाँ होगा, उनके हार्ट पे होगा, उनका कार्डियक सिस्टम बंद पड़ जाएगा, उनका हृदय की धड़कन रुक जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। चलो इतना सब कुछ याद रख लीजिएगा। चलो ये 3 चीजें हमने खत्म कर ली। इसके बाद अगला है परजीविता। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो परजीविता की बात करें बच्चे अगर हम लोग, तो परजीविता का मतलब क्या होता है, बोलो कि सर अगर कोई जीव है दूसरे जीवों के ऊपर या तो उसके अंदर रह करके पोषण प्राप्त करे, पोषक को मारा नहीं जाता है। यहाँ पर जो परभक्षी नहीं कह सकते, सॉरी, जो परजीवी है, जो जीव जो पोषण ले रहा है उसको क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। जिससे ले रहा है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, पोषक, और यहाँ पर पोषक को जान से मारा नहीं जाता है। सिंबल क्या बनेगा सर, प्लस माइनस, क्योंकि एक व्यक्ति का फायदा होगा दूसरे का क्या होगा, नुकसान होगा। एग्जाम्पल एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल है। अच्छा, इसके मिलने के आधार पर कि कहाँ कहाँ मिल सकते हैं परजीवी, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, बहुत पहले से पढ़ा है आपने, अंतः परजीवी और दूसरा बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी में देखो सर जू जो हमारे सिर पर लग जाते हैं, दीमक वगैरह, ठीक है, चेचड़े जो ये जीव जंतुओं पर लगते हैं, उनके शरीर के बाहर लगते हैं। अब बाहर लग करके उनके शरीर से खून वगैरह चूस रहे होते हैं। अब नुकसान किसको हो रहा है सर, पोषक को नुकसान हो रहा है। क्या पोषक को जान से मारा गया, इसमें नहीं मारा गया। जू आपके सिर पर थी, आप खाली खुजा रहे थे, कुछ विशेष नुकसान नहीं हुआ था, हाँ आपसे रक्त वगैरह चूस रही है वो। तो बाह्य परजीवी में याद रखिएगा जू, दीमक और चेचड़े। सर अंतः परजीवी मतलब हमारे अंदर रह करके वो जीव पोषण को प्राप्त करेगा और हमें अंदर से कहीं ना कहीं डैमेज करता जाएगा। प्लाज्मोडियम पढ़ा है सभी ने, ठीक है, टीनिया पढ़ा है सभी ने, याद है, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा पढ़ाया है। कि अगर सर पॉर्क की बात कर ले, सुअर के मीट की बात कर ले, उसमें भी क्या पाया जाता है, टीनिया पाया जाता है।
ठीक है। उसके साथ साथ गाय का मीट अगर कहें सर, उसमें भी क्या पाया जाता है? टीनिया पाया जाता है। अगर वो कच्चा मांस अगर कोई खा ले, उनके अंदर कौन प्रवेश कर जाएगा? टीनिया प्रवेश कर जाएगा, और टीनिया जा करके सीधा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। प्लाज्मोडियम भी है, एस्केरिस है, याद है आप लोग को? ठीक है, चलो, तो ये अंतः परजीवी में याद रख लीजिएगा 3, और इनको याद रख लीजिएगा बाह्य परजीवी में ये क्या कहलाता है? परजीविता कहलाता है। परजीविता भी खत्म नहीं हुआ है। देखो, एक है अंड परजीविता, इसका मतलब अंड परजीविता का मतलब, हाँ, ब्रूड पैरासाइटिज्म बोलते हैं, तो हमको ही पता है। अंत परजीविता का होता क्या है इसका मतलब? हाँ, अच्छा चलो हम बताते हैं। देखो बोलो। एक कहावत आपने सुनी है कोयल और कौवे की? कहानी नहीं सुना है? तब दादा दादी से भेंट नहीं है इसका मतलब है, तो कैसे नहीं सुन लिया जी? आपको पता होना चाहिए कि कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। अब सवाल आता है कि सर वो तो अंडे देगी ना, कहाँ देगी? कौवे के घोंसले में। तो ये कोयल जो है कौवे के घोंसले में क्या करती है? अपना अंडा दे देती है। अरे सुन तो लो, कहानी खत्म तो करने दो। ठीक है, इस कोयल ने कौवे के घोंसले में जाकर के अंडे दे दिए। ठीक है, अब ये बेचारा कौवा इतना मंद बुद्धि है कि इसको अपने अंडे में और कोयल के अंडे में फर्क समझ में नहीं आता। दूसरी चीज है कि अगर थोड़े से मंद बुद्धि हम आपको कह दें, ठीक है, चलो थोड़े से आप मंद बुद्धि हो और आपके सामने सर दोनों को ला के रख दे, कोयल को और कौवा को, तो आप भी उनके बीच में अंतर नहीं निकाल पाइएगा। थोड़े से अगर मैंने बोला मंद बुद्धि, ठीक है। तो वैसे ही कौवा क्या करता है? देखो वहां पे तो जीव है, यहाँ पर अंडे हैं। अच्छे अच्छे लोगों को बतख का अंडा दे दिया जाए, मुर्गी का अंडा दे दिया जाए, तो नहीं समझ में आएगा कि कौन बतख का है कौन मुर्गी का है। आप तो बहुत ज्यादा विवेकी हैं, उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आएगा। आओ में तो बवालता वो छोड़ो, जाने दो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अरे देखो दिक्कत क्या होगा कि जब एगो मुर्गी का और एगो मुर्गी का दोनों अंडा दे दिया जाए आपको, इसीलिए रोक दिए अपने आप को। चलो यहाँ पर आओ। अरे भाई वो इवोल्यूशन नहीं कर सकता है। करते हैं ना, नहीं पता है? सैरोगेट बन सकते हैं भाई, सैरोगेट बन सकते हैं। बहुत सारे देश इस पर काम कर भी रहे हैं, और ऐसे एक आधो का एक्सेप्शन देखने को भी मिला है कि एक पुरुष ने अपने बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, पता है ना, साइंस है भाई। बायोटेक तो अलग चीज़ हो गया, साइंस में बहुत कुछ पॉसिबल है। चलो अब समझ में आया क्या बात कहना चाह रहे हैं? कि कोयल जाकर के कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है, और इस कौवे को क्या बोलता है कि भाई इसको अपने अंडे में और कोयल के अंडे में ज़्यादा ऐसे भी फर्क नहीं होता है। अंडे देखोगे तो आपको भी फर्क समझ में नहीं आएगा, और तो ऐसा हूँ मंद बुद्धि का है, इसको समझ में नहीं आता है। ये मस्त बेचारा क्या कर रहा होता है? उसका लालन पोषण कर रहा होता है। कौन? कौवा। उसके बाद धीरे धीरे सर क्या होता है कि अंडे को सेकना पड़ता है, तवा पे नहीं, इसके ऊपर वो जीव जिसका अंडा है वो बैठते हैं, और अपने शारीरिक तापमान से धीरे धीरे उसको सींचा जाता है, और तब जाकर के उस अंडे के अंदर जो युग्मनज है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? जीव के रूप में परिवर्तित होता है। अच्छा, जब बच्चे होते हैं तो भाई बच्चे तो बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होंगे, और ये खुद ही नहीं पहचान पाएगा कि कौवा मेरा बच्चा है, ये जो बच्चा निकला वो मेरा है, या फिर एक कोयल का बच्चा है। अब क्या करेगा सर? ये कौवा जा जाके भोजन लेकर के आएगा, खिलाएगा, लाएगा, खिलाएगा। जैसे 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 वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर क्या करते हैं पक्षियाँ? फिर उनको गिरा देते हैं। गिरा देते हैं मतलब कि इन द सेंस उनको उड़ना सिखाते हैं। आज जब उड़ने लगेगा तो वो कोयल कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी सर? जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वहाँ से निकल जाएगी। अब बताओ क्या इस कोयल का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? इस कौवे का नुकसान हो गया? क्या किसी को मारा गया यहाँ पे? नहीं ना, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर परजीविता दिखाया। किसने परजीविता दिखाया सर? अंडे ने परजीविता दिखाया। परजीविता का मतलब क्या था कि सर एक ऐसा जीव जो जाके किसी के शरीर के ऊपर या अंदर रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है सर? अंडा परजीविता दिखा रहा है, इसीलिए इस टॉपिक को क्या बोलते हैं हम लोग? अंडे परजीविता बोलते हैं। यहां से सवाल कई बार आया हुआ है। चलो अगला है 5वां नंबर आपका स्पर्धा, कंपटीशन। स्पर्धा सभी लोग समझते हैं। स्पर्धा का मतलब क्या कि कहीं ना कहीं सर दो अलग अलग जातियां हो सकती हैं, या दो एक ही प्रकार की जातियां हो सकती हैं, उनमें आपस में संसाधन को लेकर के लड़ाई हो।
संसाधन समझते हो सर, कोई भी स्रोत उसको लेकर, चाहे वो भोजन हो सकता है, आवास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपस में लड़ाई होगा, जिस कारण से दोनों की दोनों जातियों का, हो सकता है कि वो दोनों जातियाँ एक ही हो या अलग अलग जाति हो, उनके बीच में लड़ाई होगा। अच्छा, लड़ाई होगा तो दोनों का नुकसान होगा। तो इसका जो सिंबल बनता है क्या बनता है? माइनस माइनस। ठीक है, चलो अब इसमें ना एक चीज डार्विन साहब ने कहा था कि अगर स्पर्धा होगा तो सर विकास होगा, अगर कंपटीशन होगा लोग इवोल्यूशन करेंगे। मान लो कि सर दो अलग अलग जातियों के बीच में लड़ाई हो रही है, अब उसमें से कौन जीतेगा? जो प्रभावी होगा वो क्या हो जाएगा सर? जीत जाएगा। जो अप्रभावी होगा वो हार जाएगा, हो सकता है कि मर जाए, चलो वो तो खत्म। जो प्रभावी है वो जिंदा रहेगा ना सर, वो क्या करेगा? अपने अंदर और चेंज लाएगा। तो बताओ कि चेंज आ रहा है तो क्या मैं इसको विकास कह सकता हूँ? ठीक है, तो डार्विन साहब ने यही कहा, या फिर ऐसा कहें कि सर डार्विन के अनुसार स्पर्धा होने से क्या होता है? विकास होता है। इस चीज़ को फील करिएगा सर, स्पर्धा होगा उसमें से जो प्रभावी होगा वो जिंदा रहेगा, अप्रभावी होगा उसको विलुप्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, वो प्रभावी अपने अंदर और चेंज लाएगा। और जब चेंज लाता जाएगा तो यही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है ये भी याद रखिएगा, डार्विन का। कभी अगर ऐसे दे दिया घुमा फिरा करके स्पर्धा होने से विकास होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा किसका स्टेटमेंट है? ये डार्विन साहब का स्टेटमेंट है। फिर बात आता है कि सर ये स्पर्धा, ये कंपटीशन, ये लड़ाई होती किसके लिए? संसाधनों के लिए। ठीक है, अब वो संसाधन क्या क्या हो सकते हैं? भोजन हो सकता है ना, आवास हो सकता है। देखो हम लोग भी लड़ते हैं ना, डे बाई डे क्या करें सर? भोजन के लिए लड़ रहे हैं ना। अब आपको नहीं समझ में आता कि सर भोजन के लिए कहाँ लड़ रहे हैं हम लोग? कर क्या रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। काहे लिए स्ट्रगल सर? 2 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया कमा क्या करेंगे? समय से भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा, है ना? तो सर स्ट्रगल ही तो कर रहे हैं। आवास के लिए आपने अगल बगल देख लेना, तुरंत लाठी लाठी हो जाता है सब, आवास के लिए ना होता है। आगे सर स्पर्धा संबंधित और असंबंधित दोनों जातियों में हो सकता है। इसका मतलब कि सर एक ही जाति में हो सकता है, हम इंसान में भी झगड़ा हो सकता है, या किसी दूसरे जाति के साथ भी झगड़ा हो सकता है। अब वो झगड़ा किस लिए हो सकता है सर? भोजन के लिए और दूसरा आवास के लिए। मुख्य 2 बिंदु यही बनते हैं हमारे पास। जिसका एक एग्जाम्पल है आपके पास कि सर ये साउथ अमेरिका है, यहाँ का जो झील है एक, ठीक है, उस झील में पाई जाती हैं मछलियाँ। ठीक है, ध्यान से समझना कि सर साउथ अमेरिका का एक झील है जहाँ पर पाई जाती हैं कुछ मछलियाँ, और इनको, इस मछलियों को स्पेशली आ करके सॉरी ध्यान देना, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हमने। ये जो मछलियाँ होती हैं ना, कहाँ सर इस झील में मिल रहे हैं, ये पादप प्लावक समझते हो, जो पानी की सतह पर मिल रहे हो। ठीक है, अब इस पादप प्लावक को खाने के लिए कहीं ना कहीं ये फ्लेमिंगो एक पक्षी है, याद रखना। ठीक है सर, इस पादप प्लावक को खाने के लिए वहाँ पर कौन आते हैं? फ्लेमिंगो नामक पक्षी आती है। इसी पादप प्लावक को खाने के लिए कौन और जिम्मेदार है सर? वहाँ पर रहने वाली मछलियाँ। अब सोचो एक ही चीज़ के लिए दोनों लोग आ गए, क्या संसाधन को लेकर के लड़ाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर इसी पादप प्लावक को मछलियाँ भी खाएंगी, इसी पादप प्लावक को फ्लेमिंगो भी खाएगा, जिस वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बच्चा? लड़ाई हो जाएगा, इनके बीच में और इनके बीच में। वहाँ मिलने वाली मछलियों और फ्लेमिंगो पक्षी के बीच में क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगा, जिस कारण से इसका भी नुकसान होगा और फ्लेमिंगो का भी नुकसान होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये याद रख लीजिएगा। अब ये अलग अलग जातियों के बीच में हुआ कि एक ही जाति के बीच में हुआ? अलग अलग जातियों के बीच में। और ये बात पहले ही समझा चुके हैं कि अगर एक जाति के बीच में होगा तो क्या कहिएगा उसको? अंतरा जातीय स्पर्धा। अलग अलग जातियों के बीच में होगा तो अंतर जातीय स्पर्धा। चलिए दूसरा सर, स्पर्धा अपवर्जन का नियम या तो गॉस का नियम बोलते हैं। एक नियम है, इसको कहते हैं स्पर्धा अपवर्जन का नियम। प्रकाश, अपवर्जन या अपवर्तन नहीं है, स्पर्धा अपवर्जन। हाँ गॉस, फिजिक्स में है ना आपके गॉस साहब। ठीक है, ये बायोलॉजी है, यहाँ के अलग है गॉस। ठीक है, या तो अब पता नहीं, फिजिक्स में जाएंगे तो पता चलेगी वही वैज्ञानिक है कि कौन है। ठीक है, अब समझिए कि गॉस नामक वैज्ञानिक ने दिया था इस नियम को, इसलिए क्या बोलते हैं? गॉस का नियम बोलते हैं। और स्पर्धा से संबंधित था, इसलिए इसको बोला सर स्पर्धा अपवर्जन का नियम। अब हुआ क्या, इन्होंने बताया कि एक नियम ऐसा है जिसके अंतर्गत सभी लोग काम करते हैं। कि इन्होंने बोला सीधा सीधा ना कि भाई अगर संसाधन एक होगा, अगर संसाधन एक होगा तो लड़ाई होना तय है। आप समझे कि कोई भी एक क्षेत्र है, जैसे मान लिया जाए सर एक जंगल है, उस जंगल में मिल रहा है शेर,
और मिल रहा है बाघ, और दोनों मिलकर के मार रहा है हिरन को ही, यानी कि संसाधन दोनों का क्या है, सेम है। एक ही संसाधन है कि बाघ भी हिरन को मार करके खा रहा है, शेर भी हिरन को मार करके खा रहा है। अब फिक्स है कि भैया शेर और बाघ के बीच में क्या होगा, लड़ाई होगा, क्योंकि संसाधन उनका क्या है, सेम है। अब क्या होगा कि सर उन दोनों में जो प्रभावी होगा वो अपना प्रभाव दिखा देगा, जो अप्रभावी होगा वो कहीं ना कहीं वहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देखो क्या है सर कि दो जातियां आपस में समान संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं तो प्रभावी जाति अप्रभावी जाति को विलुप्त कर देती है। बात समझ में आया? ये गॉस का नियम है। तब तक एक और वैज्ञानिक आए, मैक आर्थर। इन्होंने बोला कि गॉस साहब ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर क्या मिल रही हैं, अलग अलग जातियां मिल रही हैं और इन अलग अलग जातियों का संसाधन क्या है, समान है। जैसे सर एक ए जाति एक बी जाति, और दोनों के लिए संसाधन क्या है, समान है, तो लड़ाई तो होगा, ये आपने बता दिया। और लड़ाई हो रहा है तो इसी को क्या कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं, या तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, स्पर्धा अपवर्जन का नियम कहते हैं। ये फिक्स है कि सर संसाधन सेम रहा तो लड़ाई होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा ना कि सर एक चीज करिए कि संसाधन का बंटवारा कर दीजिए, ठीक है, संसाधन का बंटवारा कर दीजिए। एग्जाम्पल अपने ऊपर ले लो कि सर घर में 4 गो पिताजी लोग हैं, पिताजी लोग 4 का मतलब कि मेरे पिताजी और चाचा को लेकर के 4 लोग हैं। जब तक दादा जिंदा है तब तक एक ही संसाधन है, एक ही घर है। अब देखना अक्सर लड़ाई होगा वहाँ पे, अक्सर कुछ ना कुछ बवाल होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, उसी घर का बंटवारा कर देते हैं और ये क्लियरेंस कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा आपका, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा आपका। अब वो अपना बनाएगा खाएगा, अब ये अपना बनाएगा खाएगा, कोई झगड़ा होगा फिर नहीं होगा। तो वही मैक आर्थर ने बोला कि जो लड़ाई चल रही है ना, जो संसाधनों को लेकर के लड़ाई चल रही है, उन संसाधनों का क्या कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए। ये जो आपका कहा गया स्पर्धा जो है ना, इसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बात समझे? अब स्पर्धा अपवर्जन के नियम से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जरा खुद से सोचो तो। ये देखो तो स्पर्धा अपवर्जन से प्रॉब्लम क्या आ रहा है। एक चीज आपने नीचे पढ़ा, ये वाला लाइन कि सर प्रभावी जाति अप्रभावी जाति को क्या कर देती है, विलुप्त कर देती है। अब बताओ बाबू कि नुकसान है कि नहीं है? क्या हमारे पास हमारे जो जीव की जैव विविधता है, वो जैव विविधता होना अच्छा है या खराब है? बताओ, जैव विविधता हमारे लिए अच्छा है या खराब है? सर अच्छा है। अगर जैव विविधता नहीं रहेगा तो अलग अलग नए नए प्रकार के जीव नहीं आएंगे। इतने नाना प्रकार के हम लोग जो पेड़ पौधे देखते हैं, जो जीवधारी देखते हैं, वो सब धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, गायब होने लगेंगे। भाई अब सोच के देखो कि एक ही प्रकार का अगर खाली जीव मिले, उनमें विकास ही नहीं होगा। नहीं होगा विकास, क्यों कि सर उनमें स्पर्धा नहीं होगा। क्योंकि अभी अभी बोला कि सर स्पर्धा होने से क्या होता है, विकास होता है। जब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु नहीं होंगे, उनके बीच में स्पर्धा नहीं होगा, नई जातियां नहीं आएगी, ना ही कोई इवोल्यूशन होगा, एक समय ऐसा आएगा कि सर सारा लोग एक बार में गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्पर्धा भी जरूरी है, कंपटीशन होना चाहिए लोगों के बीच में, जातीय विविधता भी जरूरी है। जातीय विविधता नहीं होगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विकास नहीं होगा, नई जातियाँ नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये तो अपना नियम बता दिए। ये नियम नहीं है, एक तरीके से हम ऐसा कहें कि सर इन्होंने ये चीज़ देखा सिंपल सा और बता दिया देखने के बाद कि सर अक्सर ऐसा ही होगा, हमेशा यही होगा कि अगर संसाधन एक है तो लड़ाई होना तय है। तब जाकर के मैक आर्थर साहब कहा बोले कि भाई ऐसा जब हो रहा है, आपने नोटिस किया है कि एक ही संसाधन के लिए दो अलग अलग जातियां लड़ जा रही है, या तो दो अलग अलग जातियां या तो एक ही जातियां लड़ जा रही हैं, तो क्या करिए कि आप इसके संसाधनों का बंटवारा कर दीजिए। अब सिंपल सा कि सर ये एक जंगल, इसमें चारों तरफ मिल रहा है हिरन, और इसी जंगल में मान लीजिए शेर भी है। चलो एक अप्रभावी ले लेते हैं, कुत्ता। ठीक है, अब शेर के सामने तो क्या हो जाएगा, ये अप्रभावी हो जाएगा। अब मान लो कि शेर क्या कर रहा है, सर यहाँ पर हिरन का शिकार कर रहा है। अब सोचो कि सर इसी हिरन को मार करके कुत्ता भी खाएगा, इसी हिरन को मार करके शेर भी खाएगा, और जब दोनों आकर के एक ही संसाधन के लिए लड़ेंगे तो क्या नहीं लगता कि कुछ समय बाद सर इस जंगल से कुत्ता गायब हो जाएगा, क्योंकि शेर उसको कभी खाने नहीं देगा, वो बेचारा खैले बिना क्या हो जाएगा, मर जाएगा, धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा। तो करना क्या है कि सर इसका बंटवारा कर दीजिए। सपोज मान लिया जाओ कि सर हमने घेराव कर दिया इसका,
अब घेराव कर दिया तो क्या हो जाएगा सर, कुछ हिरण कुत्ते के क्षेत्र में आ जाएंगे, कुछ हिरण शेर के क्षेत्र में आ जाएंगे। अब बताओ क्या किसी प्रकार का लड़ाई होगा, स्पर्धा होगा? नहीं होगा सर। अब यहाँ पर कुत्ते अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, यहाँ पर शेर अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे धीरे धीरे। लगता है ना कि कुत्ते की भी सर यहाँ नई नई जातियाँ आएंगी, शेर की भी यहाँ पर नई नई जातियाँ आएंगी। तो कुल मिला जुला करके ये स्टेटमेंट किसका था? मैक आर्थर का था कि अगर संसाधन में बंटवारा कर दिया जाए तो लड़ाई नहीं होगा, या होगा तो बहुत कम होगा। अब एक लास्ट रह गया आपका अंतर जातीय परजीविता। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका डिटेल कल भी बताया था कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है ये सब चीज़ें। तो फिलहाल आप सीधा सीधा ध्यान दीजिएगा। क्या ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ? देखो तो सर, ये पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? कौन? हाँ, कौन कौन कौन? मत करो, मत ध्यान में रखो, हैं? चलो अब सीधा सीधा लो सर, ये वैज्ञानिक है। अब बस हो गया, दिख दिया। देखो दो, वो देखो वैज्ञानिक है, देखो बढ़िया सर, ये है वो वैज्ञानिक। ठीक है, अब क्या है, आराम से खोजना सर। एक अरे फिर ये फ्लेमिंग है, ठीक है, सॉरी, फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, हाँ चलिए कोई बात नहीं है सर। एक वैज्ञानिक थे, वो क्या कर रहे थे? स्ट्रेप्टोकोकस पे काम कर रहे थे। स्ट्रेप्टोकोकस की कौन सी प्रजाति? ये भी बताया है। स्ट्रेप्टोकोकस की कौन सी प्रजाति? अच्छा, एक सवाल पूछ लें, इससे पूछे तो बताओ तो बच्चिए, स्ट्रेप्टोकोकस कौन है? ये स्ट्रेप्टोकोकस कौन है? एक जीवाणु है, एक विषाणु है, क्या है? एक कवक है, एक परजीवी है, क्या है? जीवाणु है। किस प्रकार का जीवाणु है ये? किस प्रकार का जीवाणु है ये? सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया नहीं। कोकस माने क्या होता है? बैठिए सर, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कैसा होगा? गोलाकार होगा। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे कौन सी प्रजाति है? स्ट्रेप्टोकोकस का एक प्रजाति है ऑरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिकस। ठीक है, इस पर काम कर रहे थे कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे। पेटरी डिश याद है? इस सर एक कांच की प्लेट होती है जिसको हम नाम देते हैं क्या? पेटरी डिश। और इस पेटरी डिश में सर क्या करते हैं? वो सारा का सारा पोषण दे देते हैं, वो सारा का सारा माहौल दे देंगे जिस पर हमें काम करना है। अब मान लीजिए कि इस स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के लिए अगर 14 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए तो इसका तापमान क्या बनाया जाएगा? 14 डिग्री सेल्सियस। या इस पेटरी डिश को वहां पे रखा जाएगा जहां पर तापमान कितना होगा? 14 डिग्री सेल्सियस। इस स्ट्रेप्टोकोकस को मान लो जो भोजन चाहिए, जो पोषण चाहिए, वो सब कुछ यहां पर डाल दिया गया। ठीक है, अब सर ये सब कुछ डालने के बाद अब क्या करेंगे सर? ये रहा स्ट्रेप्टोकोकस हमारा, ये जीवाणु। अब स्ट्रेप्टोकोकस को भी ला करके यहाँ पर डाल दिया। लो भाई, अब खाने पीने को दे ही रहे हैं, सारा अनुकूलित वातावरण दे दिया इसमें। मान लिया जाए कि सर हमने यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस की 100 संख्या डाली, यानी कि 100 को यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया डाल दिया हमने। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो इतना कुछ करने के बाद चले गए चुपचाप घरे अपना, कि भाई अगले दिन आकर के देखेंगे, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि खाने पीने का सारा कुछ दे ही दिया है, सारा वातावरण कैसा है वहाँ पे? अनुकूलित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर इसकी संख्या क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। अगले दिन आकर के देखा तो 100 में से उल्टा घट गया है, जो बढ़ना चाहिए था वो घट गया है। ऐसा काहे हो गया भाई? तब इन्होंने बढ़िया से जब इसका स्टडी किया ना तो पता चला कि सर इसके अंदर, इसी पेटरी डिश के अंदर एगो कवक बन गया है। ठीक है, और इस कवक का नाम है क्या आपका? पेनिसिलियम नोटेटम। सर जहां तहां इसमें क्या बने हुए? कवक बने हुए। कहानी समझना, ये वही कहानी है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्यून कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, ध्यान से फोकस रहिएगा कि सर इसमें कवक नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं कैसी वातावरण ये परिस्थिति आई कि इस पेटरी डिश पर आ करके जम गए हैं कौन? कवक। और कवक कौन से? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, अब पेनिसिलियम नोटेटम जानते हो? अच्छा ये बताओ कि हमारा काम क्या है? बायोलॉजी पढ़ाना कि फिजिक्स पढ़ाना? बायोलॉजी पढ़ाना सर मेरा मेन काम है। हाँ, साइड से कभी फिजिक्स पढ़ा दिया, बस समझ में। तो वैसे ही सर ये क्या करवा रहे थे? कुछ और काम करवा रहे थे। उसके साथ साथ सर पेनिसिलियम नोटेटम का एक्स्ट्रा उत्पाद है पेनिसिलिन।
बात समझे? पेनिसिलियम नोटेटम का ये एक्स्ट्रा उत्पाद है पेनिसिलिन। जैसे पेड़ पौधे का क्या काम है सर? गोंद बनाना? नहीं सर, वो एक्स्ट्रा उत्पाद है उसका। पेड़ पौधे का काम क्या है सर? लकड़ियां बनाना, वाष्पोत्सर्जन करना अपने लिए, भोजन बनाना, भोजन को संचित करना, ये सब इनका मुख्य काम है। लेकिन सर उसके एवज में, उसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ पदार्थ बन गया, जैसे कुछ लैटेक्स बन जाता है। किसी को याद है लाख भी बनता है? लाख आपको पढ़ाया हुआ है? उसके साथ साथ उसी तरीके से बच्चा ये पेनिसिलियम नोटेटम, तो पेनिसिलियम नोटेटम का उत्पाद कुछ और होता है, लेकिन उसके साइड में थोड़ा सा क्या बनाता है? ये पेनिसिलिन भी बनाता है। और पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार का प्रतिजैविक है। ये एक प्रकार का प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक बोलते हैं इसको। अब इसी एंटीबायोटिक की वजह से सर इसके अंदर एंटीबायोटिक बनता जा रहा है, और इसी एंटीबायोटिक की वजह से इस बैक्टीरिया की संख्या क्या हो रही थी? कम हो रही थी। क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक बना है, कौन सा एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। याद रखना कि हमारे यहाँ या फिर हमारे साइंस में सबसे पहला जो एंटीबायोटिक खोजा गया वो कौन है? हमारा पेनिसिलिन ही है। और ये भी जानबूझकर नहीं, गलती से खोज हो गया था इसका, और वो गलती यही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम सर पढ़ क्या रहे थे? अंतरजातीय परजीविता। इस अंतरजातीय परजीविता का मतलब ये होता है कि बिना काम के कुछ काम हो जाना। अब सर यहाँ पर पेनिसिलियम नोटेटम का काम कुछ और है, लेकिन ये क्या बना रहा है सर? एक ऐसा उत्पाद बना दे रहा है जिसके वजह से देखो कहीं ना कहीं दूसरा कोई प्रभावित हो जा रहा है। क्या है? कोई दूसरा प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? कौन प्रभावित हुआ सर? स्ट्रेप्टोकोकस। इसको कोई नुकसान, कोई फायदा? ना सर, ना तो इसको नुकसान हुआ ना ही इसको फायदा हुआ। सर ये जीरो में रह गया। नुकसान किसका हो गया? स्ट्रेप्टोकोकस का। इसका सिंबल क्या बनता है? जीरो और माइनस का। ठीक है, ये था बच्चा आपका अंतः परजीविता। अंतः परजीविता का मतलब कि अन्य उत्पाद के द्वारा किसी दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? अंतः परजीविता कहलाती है। खत्म। हाँ भाई।